हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन विषय है उस पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, इससे पहले हमने 8 पार्टों के अंतर्गत लोक प्रशासन विषय पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन पार्टों को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां आपको लोक प्रशासन विषय पर आधारित सभी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्विज को बिना किसी समय गवाए। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल स्टडी जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि मित्रों आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। सवाल क्या कह रहा है कि आपको सूची दी है 1 और सूची 2, इसे आपको सुमेलित करना। एक तरफ विचारक है और दूसरे तरफ उनके कार्य यानी उनकी पुस्तकें दी गई है और आपको इसे सुमेलित करना है। किस प्रकार यह सुमेलित होगा? लॉर्ड हिवार्ट, आर्टवी टीड, ड्वाइट वाल्डो, सी बर्नार्ड यानी चेस्टर बर्नार्ड। तो आइए सुमेलित करते हैं। आप वीडियो को आसानी से रोककर भी अपना आंसर गैस करिएगा। आप प्रत्येक प्रश्न को वीडियो को रोककर या आप उसे अपने उत्तर भी देने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको भी यह आंकलन पता चले कि आपने अभी तक कितना कोर्स कवर किया है। ऑप्शन डी आपका ऑप्शन 1 से सुमेलित होगा। चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने दी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक की रचना की थी। डी आपका 1 से। अब हम बात करते हैं ड्वाइट वाल्डो। ड्वाइट वाल्डो की कौन सी पुस्तक है? तो ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है। सी आपका 2 से सुमेलित होगा। आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक रहेगी। अब आर्टवे टीड, आर्टवे टीड ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो बी आपका 4 से सुमेलित होगा। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और लॉर्ड हिवार्ट, लॉर्ड हिवार्ट की कौन सी पुस्तक है? तो आपकी सेंस रही है दी न्यू डिस्पोटिज्म, दी न्यू डिस्पोटिज्म। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी राइट होगा। 3, 4, 2, 1। डी में 1 आ जाएगा, सी में आपका 2 आ जाएगा और बी में आपका 4 आ जाएगा और ए में आपका 3 आ जाएगा। मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की उत्पत्ति की सिफारिश किसने की थी? सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की उत्पत्ति की सिफारिश किसने की थी? शाह कमीशन, राष्ट्रीय आरक्षक आयोग, संतानम समिति, प्रशासकीय सुधार आयोग, ARC। क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? सर्वप्रथम लोकपाल संस्था के उत्पत्ति का जो विचार या उसकी सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। प्रथम प्रशासनिक जो सुधार आयोग आया था, प्रथम ARC आईजी, तो फर्स्ट ARC, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था मित्रों 1966 में, उसने सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की उत्पत्ति का विचार रखा था। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल है। इनमें से किसे लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकी उपागम का प्रणेता माना जाता है? यानी लोक प्रशासन के अध्ययन में
पारिस्थितिकी की उपागम का प्रणेता किसे माना जाता है? चार्ल्स मेरियम को, फ्रेडरिक्स को, लुसियन पाई को, एल्टन मेयो को। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन आपका बी राइट हुआ, फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स जिन्होंने पारिस्थितिकी उपागम दिया था मित्रों लोक प्रशासन के अंतर्गत। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से नव लोक प्रशासन का किसको महत्व देता है, यानी एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए किसको महत्व देता है? ऑप्शन ए प्रकृति, वैज्ञानिक विश्लेषण और नैतिक मूल्य, वैज्ञानिक विश्लेषण और सार्थकता, नैतिक मूल्य और सार्थकता। तो 4 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। हार्तोन प्रयोग कब किए गए थे? हार्तोन प्रयोग कब किए गए थे? 1927 से 32 के मध्य, 32 से 37 के मध्य, 1922 से 26 के मध्य, 1942 से 47 के मध्य। हार्तोन प्रयोग कब हुए? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 1927 से 32 के मध्य। हालांकि ये 1924 से 1932 के मध्य हुए हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए राइट होगा, 1927 से 32 के मध्य हार्तोन प्रयोग किए गए थे। किसने किए? एल्टन मेयो ने, जो मानव संबंध विचारधारा के प्रतिपादक है एल्टन मेयो, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा को नकारते हुए हार्तोन प्रयोग के माध्यम से मानव संबंध विचारधारा को जन्म दिया, जो औपचारिक संबंधों के साथ साथ अनौपचारिक संबंधों पर भी बल देती है। किसी संगठन में औपचारिक संबंधों के साथ साथ अनौपचारिक संबंधों को भी महत्व देती है। मानव संबंध विचारधारा एल्टन मेयो की है मित्रों। हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज मानव संबंध विचारधारा पर है, यदि आपने उसे भी नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है मित्रों। क्या है 6 नंबर सवाल? अनौपचारिक संगठन साधारणतः होता है, अनौपचारिक संगठन साधारणतः होता है कठोर होता है, लचीला होता है, पद सोपानी होता है, लिखित होता है। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अनौपचारिक संगठन है साधारणतः लचीला होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से किस स्कूल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में 7 मुहावरों का प्रतिपादन किया था? 7 मुहावरे किस स्कूल से संबंधित है? परंपरागत स्कूल, व्यवहारवादी स्कूल, पारिस्थितिक स्कूल, वैज्ञानिक स्कूल। 7 मुहावरे कौन से? पोस्ट कोर की जो अवधारणा है मित्रों, पोस्ट कोर की अवधारणा को 7 मुहावरों की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने जो लोक प्रशासन में जो सिद्धांत निर्माण हो रहे थे, लोक प्रशासन के विकास का जो द्वितीय चरण था, उसमें जो अधिकतर सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था, उसे सिद्धांतों का स्वर्णिम काल कहा जाता है लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण को। और उसे हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वान मुहावरों की संज्ञा देते हैं, लोकोक्तियों की संज्ञा देते हैं। पोस्ट कोर की अवधारणा किसने दी थी? लूथर गुलिक, जिसमें 7 सिद्धांत थे। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, परंपरागत स्कूल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। परंपरागत या शास्त्रीय? नेक्स्ट सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। इनमें से किसने नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का विस्तार किया? इनमें से किसने नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का विस्तार किया? ग्रेकुनास, हर्बर्ट साइमन, पीटर बालू और एल डी वाइट। इस सवाल का ऑप्शन ए राइट हुआ, ग्रेकुनास ने नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का विस्तार किया था लोक प्रशासन में। 9 नंबर सवाल, प्रशासन में किसी भी नए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, यानी प्रशासन में किसी भी नए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता होती है।
कार्मिक की, संगठन की, भर्ती की, प्रशिक्षण की? तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। संगठन की आवश्यकता होती है सर्वप्रथम। 10 नंबर सवाल, भर्ती में योग्यता के आधार को सर्वप्रथम इनमें से किसने दिया? यानी भर्ती में योग्यता के आधार को सर्वप्रथम किसने सिफारिश की थी कि भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए? ली कमीशन, मैक्सवेल समिति, एपलवी रिपोर्ट, मेकाले समिति? ऑप्शन सी राइट होगा। लॉर्ड मेकाले समिति की सिफारिश पर भर्ती में योग्यता को आधार बनाया गया था सर्वप्रथम। इलेवन नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है? यानी इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है, किस विद्वान ने उठाया था यह प्रश्न? रॉबर्ट डहाल, लूथर गुलिक, लैंडल उर्बिक, फ्रैंक गुडनाउ? ऑप्शन ए राइट हुआ। रॉबर्ट डहाल ने लोक प्रशासन विज्ञान है इस दावे पर प्रश्न उठाया था मित्रों, रॉबर्ट डहाल ने। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसकी वैज्ञानिक पद्धति में समझा जाता है सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकें, सामान्यीकरण, उपयुक्त सभी। मित्रों, हमारी वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है उस पर आधारित स्पेशल वीडियो सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसे भी जरूर देखेगा। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां आपको लोक प्रशासन पर आधारित सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको वो मिल जाएगी, आप उसे भी जरूर देखेगा। इस सवाल का ऑप्शन डी राइट हुआ, ये सभी राइट है। वैज्ञानिक पद्धति को समझा जा सकता है सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकी है, सामान्यीकरण है और उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। इन सभी तकनीकों का उपयोग एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अंतर्गत किया था। किसी संगठन में उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जाए इसके लिए इन्होंने एक कार्यात्मक फॉर्मनशिप की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया था। कार्यात्मक फॉर्मनशिप की अवधारणा एफ.डब्ल्यू. टेलर की है। उन्होंने कहा कि किसी संगठन में किसी भी कार्मिक को 8 पर्यवेक्षकों के माध्यम से पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। 8 पर्यवेक्षकों के माध्यम से उसे पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। यह बात भी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रतिपादित की थी अपनी वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अंतर्गत। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के निम्नलिखित में से कौन समर्थक नहीं है? हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल? नहीं है, ये आपको चयन करना है तो ऑप्शन डी राइट होगा। हेनरी फ्योल नहीं है, जबकि हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक और स्मिथबर्ग यह लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। एक है एकीकृत दृष्टिकोण, एक है आपका प्रबंधकीय दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के 2 दृष्टिकोण पाए गए हैं जिनमें से हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग और गुलिक ये आपके प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। फिर 14 नंबर सवाल है। एक तरफ आपको कथन दिया गया है और दूसरी तरफ आपको कारण दिया गया है। इनमें से आपको कौन सा सही है, कौन सी इनकी व्याख्या कर है, यह आपको चयन करना है। कथन ये कह रहा है कि लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है। क्या कथन सही है मित्रों? कारण कह रहा है कि सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती परंतु समाज के कल्याण को उन्नत करने के लिए होती है। और फिर आपके समक्ष कोड दिए गए ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य परंतु आर असत्य है और ए असत्य परंतु आर सत्य है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। क्या होगा? राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रायोजन अनुपस्थित रहता है। बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है, रीजन कह रहा है कि सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती, बल्कि समाज के कल्याण को उन्नत करने के लिए होती है। यह भी सही है। और आर है जो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल भी आपके समक्ष कथन और कारण दिए गए हैं। 15 नंबर सवाल में कथन कह रहा है कि पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है। पद स्थिति का वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है। और रीजन कह रहा है कि पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापन करने देता है। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, कौन सा सही होगा यह आप निर्धारण करें। इस सवाल का भी ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। म्यूनिख सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन की कौन से चार मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी। जो म्यूनिख सम्मेलन हुआ है मित्रों, यह सम्मेलन नवीन लोक प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन के विकास की दिशा में म्यूनिख सम्मेलन एक अच्छा कदम माना जा सकता है। और इसमें चार मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी, उनमें वो कौन से शामिल है ये आपको चयन करना है। ऑप्शन ए प्रासंगिकता, मूल्य, समता, परिवर्तन, इतिहास, गुण, मूल्य और विकास, मूल ग्रंथ, संदर्भ, प्रासंगिकता और दर्जा, मानक, मूल्य, संदर्भ और प्रगति। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जो म्यूनिख सम्मेलन हुआ था, पहला म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ है? यह पहला था मित्रों जो 1968 में हुआ है। इसमें प्रासंगिकता, मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा था और समता और परिवर्तन पर बल दिया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। और दूसरा म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ है? तो इसके 20 वर्ष बाद दूसरा म्यूनिख सम्मेलन होता है 1988 में। 1988 में दूसरा म्यूनिख सम्मेलन हुआ। और तीसरा कब हुआ? तीसरा आपका हुआ है इसके 20 वर्ष पश्चात 2008 में। अब तक 3 म्यूनिख सम्मेलन हो चुके हैं मित्रों। पहला 1968, दूसरा 1988 और तीसरा इसके 20 वर्ष पश्चात 2008 में हुआ है। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सत्रह नंबर सवाल को देखिए। किसने कहा कि सफल प्रबंधन उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्गत करता है? यानी सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्गत करता है। यह बात किसने कही है? एफ डब्ल्यू टेलर, पीटर एफ ड्रेकर, कोठारी समिति, एडविन बी फिलिपो। ऑप्शन बी राइट होगा आपका, पीटर एफ ड्रेकर। पीटर एफ ड्रेकर जिन्होंने उद्देश्य आधारित प्रबंध विचारधारा के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। पीटर एफ ड्रेकर ने उद्देश्य आधारित जो प्रबंधन है उसके बारे पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इन्होंने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्गत करता है। 18 नंबर सवाल है, किस पुस्तक में रॉबर्ट डहाल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? रॉबर्ट डहाल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की किस पुस्तक में? डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड्स, हु गवर्नेंस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ऑप्शन सी राइट होगा। हु गवर्नेंस पुस्तक में रॉबर्ट डहाल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है। ऑप्शन सी राइट होगा। 19 नंबर सवाल है, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी?
ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? मास्टरमैन, फल्टन, एस्टन, मैकग्रो। इस सवाल का भी ऑप्शन बी राइट होगा, फुल्टन समिति, जिसने यह सिफारिश की थी ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की ढांचे की। आज का अंतिम सवाल 20 नंबर। एक तरफ आपको कथन दिया गया और दूसरी तरफ आपको कारण दिया गया है। भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। यानी भ्रष्टाचार की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। और रीजन कह रहा है कि भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है, यानी उसे समाप्त करने की ओर प्रवृत्त करता है, उसे नीचे ले जाने की ओर प्रवृत्त करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को। और फिर आपको नीचे कूट का चयन करना। ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी कह रहा है ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, और ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी राइट होगा आपका कि भ्रष्टाचार की प्रथा के अंत को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, किए जाने चाहिए। और कारण भी सही है, भ्रष्टाचार प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अवनति की ओर प्रवृत्त करता है, और यह व्याख्या भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने आज इतने ही सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दीजिएगा, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ।